बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक सुफियान और हम केमिस्ट्री मूवमेंट चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्पेक्ट्रोस्कोपी का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ब्रांच में हम डिस्कस कर रहे हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड हम एक लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड कर चुके हैं और सेकंड लेक्चर है। स्पेक्ट्रोस्कोपी का पहला लेक्चर बेसिक्स की टर्म और टर्मिनोलॉजी पर था और इसमें हमने कुछ टाइप्स वगैरह भी डिस्कस की थी। ये भी लेक्चर बेसिक टर्मिनोलॉजी का ही है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स का ही है और ये स्पेक्ट्रोस्कोपी टाइप्स रिलेटेड बेसिक्स का है। तो आइए हम आपको कुछ चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे तो आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी समझना और इसको सॉल्व करना जो है वो इजी हो जाएगा। जैसे कि आपको मालूम है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी हम लोग नाम देते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब किसी भी चार्ज पार्टिकल्स किसी भी एटम से या मैटर से इंटरेक्ट करती हैं, टकराती हैं, तो वो जो इंटरेक्ट करती हैं वो उसमें या तो नेगेटिव चार्ज से इंटरेक्ट करती हैं या पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस से इंटरेक्ट करती हैं। तो वो फिर हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। स्पेक्ट्रोस्कोपी स्ट्रक्चर के बारे में हमें डिटेल फराहम करती है। तो एक और कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि जैसा कि आपको मालूम है कि 1900 में मैक्स प्लांक ने क्वांटम का कॉन्सेप्ट दिया था। क्वांटम में हम डिस्कस करते थे कि ये एक फ़िक्स एनर्जी मौजूद होती है किसी भी मूवमेंट में, किसी भी मोशन में, चाहे वो आपकी न्यूक्लियस की मूवमेंट हो, चाहे वो आपकी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी डिस्कस करते हैं कि अगर आपके पास किसी इलेक्ट्रॉन की या किसी भी मॉलिक्यूल की हमारे पास वाइब्रेशनल मोशन है, रोटेशनल मोशन है या फिर न्यूक्लियस की मोशन है या इलेक्ट्रॉन की मोशन है, तो उन सब की मूवमेंट के लिए एक स्पेसिफिक फिक्स एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जिसको हम क्वांटाइज एनर्जी का नाम देते हैं। अगर वो क्वांटाइज एनर्जी मौजूद होगी तो वो मूवमेंट हो पाएगी, अगर वो क्वांटाइज एनर्जी मौजूद नहीं है तो वो मूवमेंट नहीं हो पाएगी। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर दी है, वो दिखेगा कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो किसी सैंपल से इंटरेक्ट करती है और डिटेक्टर में हमारे पास यहाँ पर मौजूद अगर ग्राफ आपके पास जो है वो नहीं बन पा रहा तो इट्स मीन उस सैंपल को रिक्वायर्ड एनर्जी नहीं मिल रही। सपोज़ करते हैं कि इस सैंपल को रिक्वायर्ड 30 एनर्जी है, अगर हम इसको 30 जूल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो ही यहाँ पर स्पेक्ट्रा वगैरह जो पीक्स वगैरह है वो शो होगी। अगर हम इसको 20 या 15 या 10 हम जूल अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो इस पर कोई भी ना एब्जॉर्बेंस शो होगी, ना कोई इसमें कोई और स्पेक्ट्रा वगैरह शो हो पाएगा। तो फिक्स एनर्जी जब हम इसको प्रोवाइड करेंगे तो ही ये हमारे पास क्या होगा जी, आपके पास स्पेक्ट्रा या ख़ास किस्म की एब्जॉर्बेंस या मोशन जो है वो शो हो पाएगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्पेक्ट्रोस्कोपी का। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है तो आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी समझना और उसको सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। इसमें याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में मैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट जो है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स परपेंडिकुलरली मूव करती हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पर हम कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं कि आपके पास ये मौजूद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रेडियो वेव्स से ये गामा रेज मौजूद है। रेडियो वेव्स लोअर एनर्जी वाली होती हैं और गामा रेज जो है वो हायर एनर्जी वाली होती हैं। बाकी ये उसी सीक्वेंस से मौजूद हैं जैसे हमने पीछे फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया था। यहाँ पर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है और बी मॉलिक्यूल है। ए मॉलिक्यूल हमारे पास एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और एक बना रहा है पाई बॉन्ड बना रहा है। ये एक इलेक्ट्रॉन इस मॉलिक्यूल का है और ये इलेक्ट्रॉन इस एटम का है, ये इलेक्ट्रॉन इस एटम का है। सिग्मा बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का है, एक इलेक्ट्रॉन ये एटम का है। सिग्मा बॉन्ड कहते हैं इसको हम, जो कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग से मिल रहे हैं। इसको हम एक्सियल बॉन्ड का नाम भी देते हैं। पाई बॉन्ड है जो कि इससे मिल रहा है और ये लेटरल बॉन्ड भी इसको नाम देते हैं और पाई बॉन्ड का नाम भी दिया जाता है। यहाँ पर इसका ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, इसकी मूवमेंट आपको मालूम है कि इसकी स्पिनिंग मूवमेंट होती है, न्यूक्लियस अपने एक्सिस में मूव करता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सिस के भी मूव करता है और रोटेशनल मोशन भी शो करता है। तो मॉलिक्यूल की दो तरह की मोशन होती है, एक
वाइब्रेशनल मोशन होती है और एक रोटेशनल मोशन होती है। तो स्ट्रेचिंग के आपके पास मॉलिक्यूल कैसे स्ट्रेच होता है, फॉरवर्ड और टू एंड फ्रो मोशन होती है, वाइब्रेशनल मोशन का नाम देते हैं और एक रोटेशनल मोशन का नाम देते हैं। तो आपको हम ये बताते चलें कि हर इलेक्ट्रॉन की, हर मोशन की इस फिक्स एनर्जी है जो उसको मूव करने में हेल्प आउट करती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि न्यूक्लियस को मूव करने के लिए इनमें से किसी भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए रेडियो वेव्स, लोअर एनर्जी की वेव्स की ज़रूरत है जो कि न्यूक्लियस को क्या कर सकते हैं, स्पाइनिंग कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं उसको। और इसी तरह अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद है किसी एटम में, तो उसकी अगर हम एक्साइटेशन चाहते हैं कि वो एक एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चले जाएं, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में मूव कर जाएं, तो ये एक्साइटेशन होगी। इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो एक्स रे से हमें मिलेगी और किसी से भी नहीं मिलेगी। एक्स रे जो है वो इसको मूव कर देगी। आपके पास कॉन्जुगेशन में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, इनकी मूवमेंट के लिए, इनकी मोशन के लिए हमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो यूवी अल्ट्रावायलेट रेज रिक्वायर्ड होती हैं। इसी तरह जो वाइब्रेशनल मोशन है किसी भी मॉलिक्यूल की, उसके लिए आईआर इंफ्रारेड की एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंफ्रारेड की रिक्वायर्ड होगी। इसी तरह रोटेशनल मोशन के लिए हमारे पास माइक्रोवेव रिक्वायर्ड होती है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक चीज़ है जिसके बारे में आपको आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए इलेक्ट्रॉन जो है क्लॉकवाइज भी मूव करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज ही अगर पेयर फॉर्म में मौजूद हों तो ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। तो अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो एक तरफ ज़्यादा मौजूद है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन से दूर है तो वहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो ये डिफरेंट किस्म के कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझने में और उसको करने में हेल्पफुल होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में हम वेव नंबर यूज़ करते हैं। वेव नंबर हम किसे कहते हैं, नंबर ऑफ़ वेव्स पर सेंटीमीटर में, यानी कि 1 सेंटीमीटर में कितने नंबर ऑफ़ वेव्स आती हैं। अगर आपके पास वेव नंबर ज़्यादा होंगी, इट्स मीन उसमें वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज़ करेगी। और ठहरें, यहाँ पर मैंने बनाई नहीं है, वेवलेंथ हमारे पास डिक्रीज़ करेगी अगर आपके पास नंबर वेव ज़्यादा होंगी। अगर हमारे पास नंबर वेव्स ज़्यादा होंगी, वेवलेंथ डिक्रीज़ करेगी और एनर्जी क्या होगी उसकी, डिक्रीज़ होगी, इंक्रीज़ करेगी। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसी तरह ये फ्रीक्वेंसी है, इसको हम लोग नाम देते हैं साइकिल्स पर सेकंड। वो साइकिल, वो नंबर ऑफ़ वेव्स पर सेंटीमीटर था, ये साइकिल्स पर सेकंड है, यानी कि नंबर ऑफ़ वेव्स पर सेकंड है। और ये इसका एक यूनिट है हर्ट्ज़, जिसको हम हर्ट्ज़ भी कहते हैं साइकिल पर सेकंड को, जो कि हम मोस्टली यूज़ करते हैं। वेव नंबर को हम वी बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको कुछ इसमें से बातें समझ आ रही होंगी। आइए हम इसको मज़ीद, जो मैं एनर्जी से रिलेटेड बात कर रहा था, इसको मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडिएशन मैटर से जब टकराती हैं तो उनमें मॉलिक्यूल में जो एनर्जी पाई जाती है वो डिफरेंट तरह की एनर्जी हो सकती है। वो रोटेशनल एनर्जी हो सकती है, वाइब्रेशनल मोशन की एनर्जी हो सकती है, न्यूक्लियर स्पिन की एनर्जी हो सकती है और इलेक्ट्रोस्पिन की। इन सब की जो मोशन है, ये जो मोशन है, इनकी डिफरेंट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी जो उसको मूव करने में हेल्पफुल होगी। आइए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि आपके पास ये एक न्यूक्लियस मौजूद है, यहाँ पर एक पास जो उसका ऑर्बिटल है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये मूव करके जाना चाहता है यहाँ पर और यहाँ से जाना चाहता है यहाँ पर। तो इसको, जैसे कि क्वांटम का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है कि एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जाने के लिए स्पेसिफिक एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है, क्वांटाइज एनर्जी, या तो वो उसको मूव करके नीचे जाएगा या उतनी एनर्जी लेकर ऊपर चला जाएगा। तो जो अगर हम इस पर हम एनर्जी कोई फेंक रहे हैं, ये इसके ऊपर हम इंटरेक्ट करवा रहे हैं, अगर हमने 50 जूल की एनर्जी रिक्वायर्ड की है तो ये इसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा। 70 अगर हम दे रहे हैं तो इसको ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ये हेल्पफुल नहीं होगा, वहाँ तक नहीं जा सकता। अगर हम इसको 100, अगर इसकी 100 जूल एनर्जी है, अगर हम 100 प्रोवाइड करते हैं तो ये मूव करके क्या चला जाएगा यहाँ पर। इसी तरह 500 अगर नेक्स्ट ऑर्बिटल के लिए मौजूद है, शेल के लिए, तो वहाँ पर ये 500 ही लेकर जाएगा, ये उससे कम एनर्जी लेकर नहीं जा सकता। चाहे हम 700 दें, चाहे हम 800 दें, ये वहाँ पर मूव नहीं करेगा। तो ये एक एग्जांपल है कि स्पेसिफिक क्वांटाइज एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किसी भी मोशन के लिए, किसी भी मूवमेंट के लिए, ठीक है। यहाँ एनर्जी मैंने रिक्वायर्ड की है कि आपके पास टोटल एनर्जी जो एक होती है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की जो एनर्जी मौजूद होती है, ये वाइब्रेशन एनर्जी है, ये रोटेशन एनर्जी है। टोटल एनर्जी इन सब का
सम करके आएगी, और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एनर्जी की ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशन एनर्जी से, वाइब्रेशन एनर्जी ज़्यादा होती है रोटेशनल एनर्जी से। मैंने यहाँ पर कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपी की टाइप्स लिखी हैं जो मुख्तलिफ डिफरेंट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है। मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम मॉलिक्यूलर वेट के लिए इस्तेमाल करते हैं, या मास टू चार्ज रेशो, आइसोटोप्स वगैरह को फाइंड आउट करने के लिए। अल्ट्रावायलेट को हम यूज़ करते हैं कॉन्जुगेशन के लिए, कार्बोनाइल ग्रुप के लिए, या हम इसको एब्जॉर्बेंस के लिए, इम्प्योरिटीज़ फाइंड आउट करने के लिए भी हम रिक्वायर्ड करते हैं। इंफ्रारेड एनर्जी को हम फंक्शनल ग्रुप वगैरह को फाइंड आउट करने के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में फंक्शनल कौन से पाए जाते हैं हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इंफ्रारेड में से। एनएमआर को हम नंबर्स, टाइप्स या लोकेशन ऑफ प्रोटॉन्स को फाइंड आउट करने के लिए, जो कि ये सब के सब हमें किसी भी एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की या किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल फ्राहम करती है। हम बहुत ज़्यादा उसके करीब चले जाते हैं। एनएमआर हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में हमें आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। हम इन सब की प्रैक्टिस करने वाले हैं, इनके स्पेक्ट्रास की, इनकी जो मेन टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जो हमें इसके स्पेक्ट्रा को प्रैक्टिकल लाइफ में हमें कैसे हम हेल्पफुल होगी, वो हम डिस्कस करेंगे। इस तरह गैस क्रोमैटिक को हम आइडेंटिफाई करने के लिए मॉलिक्यूल्स को, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, ये हम मोल परसेंट हम फाइंड आउट करने के लिए, या इसमें हम मज़ीद जो इम्प्योरिटीज़ पाई जाती हैं किसी भी कंपाउंड में, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम गैस क्रोमैटोग्राफी फाइंड आउट करते हैं, गैस क्रोमैटोग्राफी यूज़ करते हैं। ये नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि आपके पास स्पेक्ट्रोस्कोपी की टोटल कितनी टाइप्स हैं, उसका क्या प्रिंसिपल है और क्या उसका यूज़ है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।